हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम सेल डिवीजन में डिस्कस कर चुके हैं माइटोसिस, मियोसिस, सारे डिटेल में स्टेप्स देखे हमने, कुछ क्वेश्चंस भी साथ में प्रैक्टिस किए। आज के सेशन में हम समरी देखने वाले हैं, द मोस्ट ऑफनली ओवरलुक्ड पोर्शन बाय द स्टूडेंट्स। मतलब ये एक ऐसा सेक्शन है जिसको स्टूडेंट्स अक्सर नजरअंदाज करते हैं, तो हर चैप्टर में हम समरी भी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले माइटोसिस मियोसिस में डिफरेंसेस अभी तक आपने क्या देखा है वो देख लेते हैं। माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में ये किस टाइप की सेल में होता है, तो अगर हम देखें माइटोसिस डिप्लॉइड सेल्स और हैप्लॉइड सेल्स दोनों में हो सकता है। मियोसिस की बात करें तो मियोसिस ओनली 2n सेल्स, मतलब जो डिप्लॉइड सेल्स है उन्हीं में होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ, आधा होता है। माइटोसिस की कोई भी सब स्टेजेस नहीं है, पर अगर हम बात करते हैं मियोसिस, सो इसकी दो सब स्टेजेस थी। कौन सी? मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। माइटोसिस में हम बात करें तो माइटोसिस में कोई भी वेरिएशन नहीं मिलता, माइटोसिस में नो वेरिएशन। बट अगर हम मियोसिस की बात करें तो यहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है। कौन सी स्टेज में? पैकेटीन में, और इसी के कारण से वेरिएशन होता है। तो ऐसा डिवीजन जो सपोर्ट करता है इवोल्यूशन को वो है मियोसिस। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ सेल्स एक डिवीजन से कितनी मिलती है, सो 1 माइटोसिस 2 डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स मिली। पर क्योंकि ये दो सब स्टेजेस में हो रहा है तो 1 मियोसिस 4 डॉटर सेल्स, 4 डॉटर सेल्स मिली। ठीक है। प्रोफेज की बात करें तो माइटोसिस का प्रोफेज कंपैरेटिवली सिंपल है, पर हमने मियोसिस में बात करी थी, इसका प्रोफेज कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स। लंबा है, ड्यूरेशन ज्यादा है और कॉम्प्लेक्स है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये सारी स्टेजेस हम देख चुके हैं। ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस में अगर हम देखते हैं तो माइटोसिस जनरली इन्वॉल्व है किसमें? ग्रोथ रिपेयर में। मेनली इसका फंक्शन जो हम देखते हैं वो होगा ग्रोथ रिपेयर। बट अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में मेन फंक्शन है इसका गैमीट फॉर्मेशन, मेन फंक्शन है इसका गैमीट फॉर्मेशन। और मियोसिस ही वो डिवीजन है जो स्पीसीज में कांस्टेंट कैरेक्टर मेंटेन रखता है। क्यों? बिकॉज हैप्लॉइड हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ क्रोमोसोम नंबर, अगेन मियोसिस ही वो डिवीजन है जो स्पीशीज में क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रखता है। कैसे कांस्टेंट रखता है? एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ, बट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन द क्रोमोसोम नंबर इज रिस्टोर्ड बैक। तो इसका मतलब अगर हम ह्यूमन का केस देखते हैं तो ह्यूमन के केस में हुआ क्या? ह्यूमंस में गैमीट की बात करें अगर तो गैमीट में क्रोमोसोम्स 23 फादर से आया, फ्यूज हुआ ओवा से 23 क्रोमोसोम, तो जो प्रोजेनी है उसमें हो गए 46। सो क्रोमोसोम नंबर हमारे रिस्टोर रहे। ठीक है। अब आगे समरी देख ले हम। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे, बाकी और भी डिफरेंसेस इसमें हो सकते हैं, बट मेजर जो डिसाइडिंग जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो यहाँ पर थे। अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी, सेल अराइज
फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पता है हमको ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूले किसने बोला? रुडॉल्फ वर्च्यू। दिस प्रोसेस बाय विच दिस ऑकर्स इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। ऐसा प्रोसेस जिसमें ये हुआ है, इट इज सेल डिवीजन। एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इज लाइफ साइकिल फ्रॉम अ सिंगल सेल्ड जाइगोट। बिल्कुल सही बात है, सेशन के स्टार्ट में भी हमने ये देखा था, सिंगल सेल्ड होता है जाइगोट और इसमें रिपीटेडली डिवीजन होंगे जिसके कारण से आपको मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बनेंगे। तो ये जो बेनिफिट हमें मिल रहा है, हमारी मल्टी सेल्युलरिटी बढ़ रही है, ये किस कारण से हुआ? ये हुआ सेल डिवीजन के कारण। सेल डिवीजन डज नॉट स्टॉप विद द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ऑर्गेनिज्म, ये रुका नहीं है, बट कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल जब तक चलेगी जब तक सेल डिवीजन चलता रहता है। द स्टेजेस थ्रू विच a cell passes from one division to the next called the cell cycle. Cell cycle is divided into two phases called interphase, हमने बात करी थी, ऐसा पीरियड जिसमें प्रिपरेशन हो रहा है सेल डिवीजन के लिए, एंड माइटोसिस एम फेज, एक्चुअल पीरियड ऑफ सेल डिवीजन। एक्चुअल पीरियड ऑफ सेल डिवीजन जिसमें आपको दिखाई दे रहा है क्रोमोसोम का मूवमेंट, क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट, interphase is further subdivided into G1, S, G2। हमने डीएनए कंटेंट, क्रोमोसोम नंबर सारी स्टेजेस में डिस्कस किया है। G1 phase is the period when the cell grows and carries out normal metabolism। नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को कैरी करता है। Most of the organelle duplication also occur during this phase। S phase marks the phase of DNA replication एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। देखो अब यहाँ पर ये मत सोचना कि एस फेज में क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता है, एक्चुअल में वो जो होता है वो डीएनए का कंटेंट डबल हो रहा है, और डीएनए को रखने के लिए हमने बात करी थी ना, क्रोमैटिड जैसा स्ट्रक्चर भी बनता है। बट मैम इंटरफेज में तो हम क्रोमोसोम बोलते ही नहीं है, तो आप क्रोमैटिड शब्द क्यों यूज कर रहे हैं? देखिए आपको अक्सर न्यूमेरिकल्स आते हैं काउंटिंग करने के लिए, और हम काउंटिंग क्रोमोसोम के नंबर की सेंट्रोमियर से ही बताते हैं। तो किसी भी चीज को रटने से बेटर है कंसेप्चुअली उसे समझा जाए। नाउ G2 फेज इज द पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हुई इसमें। माइटोसिस आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज, नेमली प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन ऑकर ड्यूरिंग प्रोफेज। पहले क्रोमैटिन था, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हुआ प्रोफेज में, और कंप्लीट कंडेंसेशन कॉम्पैक्ट किसमें हो जाता है? मेटाफेज में। मेटाफेज आने तक क्रोमोसोम्स फुली कंडेंस्ड हो चुके होते हैं। नेक्स्ट, साइमल्टेनियसली द सेंट्रियोल मूव्स टू द अपोजिट पोल्स। माइटोसिस इज द इक्वेशनल डिवीजन in which the chromosome number of the parent is conserved in the daughter cells। मतलब जिस पेरेंट से आपने स्टार्ट किया, अगर हमने माना ये पेरेंट सेल है हमारी, पेरेंट सेल, इस पेरेंट सेल का क्रोमोसोम नंबर अगर हमने माना 2n, प्लॉइडी हमने ली 2n, ठीक है, और इसका डीएनए कंटेंट हमने लिया 2c, तो जब इस पेरेंट सेल को इंटरफेज से गुजरना है तो हम जानते हैं इंटरफेज में क्या क्या आता है। मेनली जिसमें डीएनए डुप्लीकेशन होगा वो एस फेज आएगा। तो यहाँ पर एस फेज के बाद प्लॉइडी में कोई अंतर नहीं आया, पर डीएनए कंटेंट डबल हो गया, 4c हो जाता है। बट अब अगर हम बात करें एम फेज की, तो एम फेज में क्योंकि ये माइटोसिस है, किसकी बात हो रही है? माइटोसिस। तो माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, 2n से 2n ही रहा, बट हम जब डीएनए कंटेंट की बात करते हैं तो डीएनए कंटेंट 4c से क्या हो जाता है? 2c। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब एम फेज में हमने देखा था यहाँ जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो 2 आर्म्स के साथ रहते हैं, ठीक है, तो डीएनए कंटेंट जो रहता है वो डबल होता है। बट जैसे ही हम प्रोजेनी सेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर अब जो प्रोजेनीज बनती हैं उनके पास क्रोमोसोम्स के
कितने क्रोमैटिड होते हैं? एक एक क्रोमैटिड। तो माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर तो कांस्टेंट रहता है, बट डीएनए कंटेंट आधा हो जाता है पर सेल की बात करें। नेक्स्ट, इन कॉन्ट्रास्ट टू माइटोसिस, मियोसिस ऑकर्स इन द डिप्लॉइड सेल्स व्हिच आर डेस्टाइन्ड टू फॉर्म द गैमीट्स। मतलब गैमीट मदर सेल में हो रहा है और इन सेल्स को हम मियोसाइट्स भी बोलते हैं। It is called the reductional division since it reduces the chromosome number by half while making the gametes. In sexual reproduction, when the two gametes fuse, हमने अभी बात करी थी, chromosome number restored हो जाता है. Meiosis is divided into two phases, first and second. In the first meiotic division, homologous chromosome pair to form bivalent and undergo crossing over. मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो रही थी जाइगोटीन में और क्रॉसिंग ओवर हो रहा था पैकेटीन में। ये था फीचर आपका प्रोफेज फर्स्ट में। Meiosis first has a long prophase, long and complex, which is divided further into 5 phases. These leptotene, zygotene, pachytene, diplotene and डाइकाइनेसिस। जब हम मेटाफेज फर्स्ट की बात करें तो ये बाइवेलेंट अरेंज हो गए बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से इक्वेटोरियल प्लेन पे। दिस इज फॉलोड बाय एनाफेज फर्स्ट इन विच होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव अपार्ट, सेपरेट हो रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, और जहां पर इन क्रोमोसोम्स के पास अपने अपने दोनों क्रोमैटिड्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ, क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हुए हैं। ईच पोल रिसीव हाफ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंट सेल। In telophase 1, the nuclear membrane and the nucleolus reappear. ठीक है, देखा था हमने। Telophase is antiprophase. Meiosis second is similar to mitosis. Equational division. During anaphase second, the sister chromatid separate. देखो आई ना बात। क्यों? मेटाफेज के बाद एनाफेज, एनाफेज में सेपरेशन होता है। देखो सेपरेशन या तो होमोलोगस पेयर का होगा एनाफेज फर्स्ट में, या फिर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे एनाफेज सेकेंड में। Thus, at the end of meiosis, 4 haploid cells are formed. ठीक है, तो at the end of meiosis, 4 haploid cells are formed. हमने डिफरेंस में भी डिस्कस किया है। फर्स्ट क्वेश्चन, the number of bivalents in a cell is 30. अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ बाइवेलेंट्स और नंबर ऑफ होमोलॉगस पेयर इक्वल्स टू हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, या फिर और हाफ ऑफ द टोटल क्रोमोसोम्स। है ना, दोनों बात एक ही है ना। अब देख लें हम, यहां पर उसने बताया है कि बाइवेलेंट का नंबर कितना दिया है, बाइवेलेंट इज 30। ठीक है, तो हमको ये समझ में आ गया कि बाइवेलेंट अगर 30 है तो टोटल क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में स्टार्ट जो करे होंगे वो कितने होंगे? 30 इंटू 2, 30 इंटू 2 कितना? 60 क्रोमोसोम्स होंगे। बट अब यहाँ पूछा गया है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम सीन ड्यूरिंग एनाफेज सेकेंड एट ईच पोल। ईच पोल पे बताना है आपको, याद रखना, ईच पोल। अब सुनो, जब एनाफेज सेकेंड की बात हुई तो सेल अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं हुई है, डिवाइड नहीं हुई है, हम एक ही सेल के अंदर क्रोमोसोम काउंट करते हैं। बट यहाँ पर ईच पोल पूछ लिया है यहाँ पर, तो ईच पोल की बात करें अगर, तो सबसे पहला जब एनाफेज फर्स्ट होगा, एनाफेज फर्स्ट, तो एनाफेज फर्स्ट के बाद जो आपको नंबर मिलेगा, टोटल क्रोमोसोम आपने किससे चालू करा है? 60 से। तो 60 से स्टार्ट करा है, ये था आपका पेरेंट में, पेरेंट सेल में 60 थे। अब एनाफेज फर्स्ट के बाद, क्योंकि एनाफेज फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट का पार्ट है, तो मियोसिस फर्स्ट इज एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन, तो मियोसिस फर्स्ट या एनाफेज फर्स्ट के बाद क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं,
30, पर अभी कंप्लीशन नहीं हुआ है। यही 30 नेक्स्ट कैरी होगा किसमें, एनाफेज सेकंड में। और क्योंकि एनाफेज सेकंड है क्या हमारा, एनाफेज सेकंड इक्वेशनल डिवीजन है, मतलब ये सिमिलर है माइटोसिस के जैसा, तो इसमें क्रोमोसोम नंबर में कोई भी रिडक्शन या इंक्रीज नहीं होता। तो यहाँ पर सेम रहेगा क्रोमोसोम और आंसर क्या हो जाएगा 30। तो इसका आंसर हम लगा देते हैं 30। क्लियर है। तो टोटल क्रोमोसोम्स आपने निकाल ली, टोटल क्रोमोसोम्स का आधा मियोसिस फर्स्ट में, एनाफेज फर्स्ट में होगा और फिर वो सेम क्रोमोसोम मेंटेन रहेगा ईच पोल पे, मतलब वो हेप्लॉइड जो रहता है वो ईच पोल पे हेप्लॉइड रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। मैच द कॉलम, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पर दिख रहा है आपको जाइगोटी। रिकॉम्बिनेज की एक्टिविटी हमने पढ़ा है, पैकिटीन इज एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस, तो यहाँ पर थर्ड। चाइज़मेटा बिकम्स विजिबल, चाइज़मेटा फॉर्मेशन एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर किसमें दिखाई देता है, डिप्लोटीन में, क्योंकि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्सेस सभी डिसॉल्व हो गए, सिर्फ क्रॉस्ड पार्ट्स पे दिख रहे हैं। यहाँ पर चाइज़मेटा बिकम्स विजिबल डिप्लोटीन, ये सेकंड हो गया। फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, ऑब्वियस सी बात है डाइकाइनेसिस, क्योंकि डाइकाइनेसिस में हमने एक पॉइंट और पढ़ा था जो बता रहा था कि डाइकाइनेसिस गिव्स द ट्रांजिशन टू मेटाफेज, मेटाफेज की तरफ ट्रांजिशन बता रहा था। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन 4 3 2 1, 4 3 2 1 एक ही दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहां पर क्या ट्विस्ट कर दिया, चाइज़मेटा बिकम्स विजिबल डाइकाइनेसिस, जबकि गलत है। डाइकाइनेसिस का स्पेशल फीचर हम जानते हैं सेपरेशन, टर्मिनलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट। प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर स्पिंडल अपैरेटस फॉर्मेशन इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग, हमने बात करी थी जीवन में आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम, ये सब बन रहे हैं, सेल की ग्रोथ होती है। एस फेज में डीएनए डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल सिंथेसिस, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन बोल सकते हैं, और हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन, ये सब कुछ एस में हो रहा था। G2 में मेनली आरएनए, प्रोटीन, और ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो स्पिंडल बनाता है, ट्यूब्यूलिन। पिछला लेक्चर्स देख लें, ट्यूब्यूलिन का फॉर्मेशन किसमें होगा, G2 फेज में। तो प्रोटीन सिंथेसाइज, प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर स्पिंडल फॉर्मेशन इज सिंथेसाइज ड्यूरिंग G2 फेज। क्लियर है। हाँ, एक चीज और, G2 में एक पॉइंट और है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का डुप्लीकेशन, या फिर वो डिवाइड करके नए बनाते हैं। ठीक है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स किस में बनते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स सभी G1। ठीक है, बट एक्सेप्ट सेंट्रियोल कहाँ डुप्लीकेट हो रहा है, एस में, G2 में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, इफ ओवम हैज 20 pg ऑफ डीएनए, मैंने बताया था आपको pg स्टैंड्स फॉर पिकोग्राम। ठीक है, pg क्या है, पिकोग्राम, जो डीएनए कंटेंट मेजर करने का यूनिट है ना। अब अगर हम पिकोग्राम की बात करते हैं तो यहां बता दिया है कि ओवम में कितना है, 20 pg। देखो ऐसे तो आप पूरे डिवीजन से सारे स्टेप बाय स्टेप निकाल के आंसर ला सकते हैं, पर हमको जल्दी करना है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी बात करी थी कि जो गैमीट्स मिल रहे थे हमें, गैमीट्स में अगर हम देखें प्लॉइडी स्लैश डीएनए कंटेंट, तो हमें गैमीट्स में क्या मिलता है, गैमीट्स में प्लॉइडी मिलती है N और डीएनए कंटेंट C मिलता है ना। यहाँ पर आपको ओवम में बताया है 20
और हम शुरू कैसे करते हैं याद है आपको? पेरेंट सेल में, पेरेंट सेल की स्टार्टिंग करी थी हमने कैसे? 2n 2c, और फिर जब इंटरफेज हुआ था, इंटरफेज, उसके बाद प्लॉइडी में कोई चेंज नहीं आया था और डीएनए कंटेंट 4c हो गया था। ये हम मियोसिस की बात कर ले, ठीक है। और फिर जब मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड दोनों हो गए, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड दोनों हो गए, तो जो आपको प्रोजेनीज मिल रही थी 4, वो 4 प्रोजेनीज आपको ऐसी मिली, मतलब प्लॉइडी आधी हो गई और क्रोमोसोम कंटेंट, मतलब प्लॉइडी आधी मतलब क्रोमोसोम नंबर आधा और डीएनए कंटेंट सी हो चुका था। मतलब सोचो 4c से सी हुआ था, तो इसका मतलब अगर ओवम में जो गैमीट मिल रहा है 20 pg है, तो G2 फेज में, G2 फेज का मतलब क्या होता है? S फेज के बाद ही आया होगा ना ये। तो अब इसको आप कैसे निकालेंगे? सिंपली आप क्या कर दे, 4 into c, तो ओवम में जो भी डीएनए कंटेंट दे रखा है, कितना दिया है? 20, उसका 4 टाइम्स हो जाएगा, तो G2 में आंसर आ जाएगा 80 pg। क्लियर है? डन। तो आंसर हो जाएगा आपका 80 pg, ठीक है। तो ये ऐसे आपको याद रखना है, बार बार आपको कोई मेटाफेज एनाफेज बना के थोड़ी देखना है। पेरेंट सेल का अपन ने एक जो आइडियल था वो कैसे लिया था, उसके बाद हमने इंटरफेस के बाद क्या हुआ था, इंटरफेस के बाद मतलब जो एक्चुअल था यहाँ पर G1 S G2, तो ये जो स्टेज थी वो G2 की थी, फिर डिवीजन हो गया और फिर लास्ट में आपको ये मिल गया, ठीक है। आगे बढ़े। Dash ensures the production of dash phase in the life cycle of sexually reproducing organism, whereas fertilization restores that, ठीक है। तो मतलब ऐसा कौन सा डिवीजन है जो प्रोडक्शन ऑफ डैश फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं माइटोसिस और मियोसिस में। आपको एक ऑप्शन दिख रहा है मियोसिस वाला, ठीक है। मियोसिस इंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ डैश फेज। अब मियोसिस के कारण से कैसा फेज आता है जानते हैं हम? हैप्लॉइड फेज। और ये हैप्लॉइड अगर नहीं आता तो हमारे जो पेरेंट्स का क्रॉस होता है ना, पेरेंट्स से गैमीट्स बने 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम फिर से रिस्टोर हुआ फर्टिलाइजेशन के थ्रू। ये क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन, क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर हो गया 46 पे। तो ये जो डिवीजन हो रहा था, ये डिवीजन जरूरी है, तब जाके आपको क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर होता है। So haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organisms, whereas fertilization restores the dash phase। फिर से कौन सा फेज आ गया? डिप्लॉइड। तो ऐसा ऑप्शन मियोसिस वाले आपके बी और डी दिख रहे हैं, पर यहाँ पहले डिप्लॉइड आ गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, all these events occur during the diplotin stage except, देखो ये सारे इवेंट्स डिप्लोटीन में होते हैं, एक्सेप्ट तो मतलब जो नहीं होता वो आपको बताना है। कंप्लीशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर, देखो एनसीईआरटी बोलती है कि क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट्स इन द पैकेटीन एंड एंड्स एट द पैकेटीन, तो बच्चा सबसे पहले यही लगा देगा कि ये तो पैकेटीन में हो रहा था, डिप्लोटीन में नहीं। देखो डिप्लोटीन में भी अगर हम देखें तो वहां पर क्रॉस्ड पार्ट्स अभी विजिबल दिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ 4 ऑप्शन पहले पढ़ के तो देखें, हो सकता है इससे बेटर और कोई आंसर हमें दिख जाए यहाँ पर। सो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इनटू 2 सेल्स, कंप्लीट सेपरेशन डिप्लोटीन में होता है क्या? नहीं भैया। डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, हाँ ये होता है और तभी चाइल्ड्समेटा दिखता है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो अब ए और बी में से देखो आप, तो हम बी तो बहुत ज्यादा ही गलत हो गया ना, कंपैरेटिवली इससे थोड़ा सा सही हम इसे मान सकते हैं डिप्लोटीन के लिए। तो कौन सी स्टेटमेंट डिप्लोटीन के साथ नहीं बैठती? तो है आपका बी,
कंप्लीट सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इनटू 2 सेल्स। अभी हम कैसे बात कर सकते हैं क्रोमोसोम्स की? ये बात हो रही है डिप्लोटीन स्टेज की। डिप्लोटीन स्टेज तो प्रोफेज में है और सेपरेशन कहाँ होगा? सेपरेशन एनाफेज में होता है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन हमारा बैठ रहा है, एक्सेप्ट मतलब ये डिप्लोटीन के साथ नहीं है, बाकी सारे डिप्लोटीन के लिए बैठ रहे हैं सही। ठीक है, फाइंड द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 के रिस्पेक्ट में आपको ऑड वन निकालना है। क्रोमोसोम्स मूव इनटू साइटोप्लाज्म आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन, बिल्कुल सही है। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप आपको मेटाफेज फर्स्ट में दिखता है। बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन देमसेल्व्स, हाँ बिल्कुल डिसिप्लिन्ड स्टेप है ये। यहीं पर हम नंबर शेप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, मॉर्फोलॉजी स्टडी कर सकते हैं क्रोमोसोम्स की। सेंट्रोमियर्स ऑफ द टू क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन 2 रोज ऑफ द इक्वेटर। 1 का 2, 2 का 1 बताया था, तो 2 रोज में अरेंज हो जाते हैं क्योंकि होमोलोगस पेयर अरेंज हो रहा है। न्यूक्लियोलस डिसअपियर, कैसे न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है? प्रोफेज फर्स्ट में। ठीक है, तो ये ऑड वन आउट हो गया आपका, है ना। नेक्स्ट देख ले, सिलेक्ट द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। सेल प्लेट फॉर्मेशन बिल्कुल होता है, हमने बात करी थी जब प्लांट सेल में तो गोल्गी वेसिकल्स अरेंज हो जाते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं जो अंदर से बाहर की तरफ जाता है। तो फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन सही है, अंदर से बाहर की तरफ मतलब सेंट्रीफ्यूगल जाता है, बाहर से अंदर की तरफ मतलब सेंट्रीपिटल। अब बाहर से अंदर जा नहीं सकता बिकॉज सेल वॉल ऑलरेडी इनएक्सटेंसिबल है, एनसीईआरटी के टर्म्स में हम बात करें तो। यहाँ पर साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल के लिए क्या ऑड वन आउट है? आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, क्योंकि यहाँ पर फरो फॉर्मेशन एनिमल सेल के लिए। बाकी ये 3 सही है, ए बी और डी सही है प्लांट सेल के साइटोकाइनेसिस के। नेक्स्ट, द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेजेस, हमने ऑलरेडी जब सेल साइकिल डिस्कस किया था तो हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ, ये जो पूरा है ना ये क्या है? इंटरफेस, और ये क्या है आपका? एम फेज। तो अब देखो, एम फेज क्लॉकवाइज चला, एम फेज इंटरफेस, फिर से एम फेज, मतलब 2 एम फेज के बीच में क्या आ गया? इंटरफेस। तो आपका आंसर हो जाएगा इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू माइटोसिस? प्रोफेज इज शॉर्टेस्ट फेज, नहीं गलत है, ये प्रोफेज लॉन्गेस्ट होती है। इट ऑकर्स ओनली इन अपाइकल मेरिस्टेम, अपाइकल मेरिस्टेम में ही हो, नहीं ऐसा नहीं है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और भी बहुत सी जगह मिलती है तो वहां पर माइटोसिस हो सकता है। ठीक है, इट ऑकर्स इन डिप्लॉइड सेल्स, नहीं, इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है तो ये डिप्लॉइड हेप्लॉइड दोनों में हो सकती है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर, बिल्कुल सही बात है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ रिपेयर करता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाता है। सो डी ऑप्शन होगा जो सही है। सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, देखो हम बात करते हैं अगर माइटोसिस की, तो माइटोसिस में ये चीज कहाँ हो रही थी? एनाफेज में। मियोसिस में बात करें तो मियोसिस में क्या होता है? देखो माइटोसिस में क्या पूछ रहा है वो? सेंट्रोमियर स्प्लिट, सेंट्रोमियर स्प्लिट, क्रोमैटिड सेपरेट। तो माइटोसिस में ये चीज होती थी एनाफेज में। अगर हम बात करें मियोसिस फर्स्ट में और सेकेंड में, तो मियोसिस फर्स्ट में होमोलोगस पेयर सेपरेट होते हैं और यहां पर फिर से सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है। ये दोनों चीजें हो रही हैं किसमें? एनाफेज में, एनाफेज में। तो अब यहां पर से सिलेक्ट कर लो, सेंट्रोमियर स्प्लिट और क्रोमैटिड सेपरेट। तो माइटोटिक एनाफेज तो बिल्कुल सही है, पर मियोसिस में कौन सा? मियोसिस में आपका लगेगा सेकेंड वाला, मतलब मियोटिक एनाफेज सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोटिक एनाफेज और मियोटिक एनाफेज सेकेंड। क्यों? क्योंकि
ये वाला जो है मेटाफेज फर्स्ट तो होगा ही नहीं, अलाइन होते हैं इक्वेटर पे, हाँ उसमें कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, एनाफेज फर्स्ट में, पर वहां पर क्या सेपरेट हो रहा है, होमोलोगस पेयर। तो आपका आंसर होगा माइटोटिक एनाफेज और मियोटिक एनाफेज सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट ए, डीएनए कंटेंट ऑफ अ सेल बिकम्स 4C फ्रॉम 2C इन एस फेज। हाँ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, अभी हमने देखा था स्लाइड में। स्टेटमेंट ए सही है। स्टेटमेंट बी, डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन एस फेज, हाँ सही है। और डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, उसी के कारण से आपका डीएनए कंटेंट डबल होता है। आई बात समझ में? तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट ए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट, how many pairs of the homologous chromosomes will be found in the metaphase of haploid cell of 60 क्रोमोसोम? तो कैलकुलेशन चालू कर दोगे कि कितना था डिप्लॉइड में, हैप्लॉइड में कितना होगा, अरेंज करके देखोगे। इतना दिमाग मत लगाना, बिकॉज पूछा है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, किसमें, हैप्लॉइड में। भैया तो हैप्लॉइड सेल है तो उसमें क्रोमोसोम पेयर में होंगे क्या, है ना। हम तो बिल्कुल फ्लो में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाते हैं और कैलकुलेट करके आंसर भी लगा देते हैं, और वो आंसर होता भी आपके ऑप्शंस में, बट यहाँ पर आंसर होगा 0। ठीक है, इफ कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ठीक है हमने देख लिया था, मतलब एक सेल जिसमें न्यूक्लियस था, वो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, 2 बन गया, वो न्यूक्लियस और डिवाइड हो गया, पर उस न्यूक्लियस के डिवीजन से के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन ही बनेगी ना। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिख रहा है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर आर 20 क्रोमोसोम्स इन G1 फेज देन व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर आफ्टर S फेज? देखो G1 फेज में जो क्रोमोसोम का नंबर है वही S फेज में भी होता है, वही G2 फेज में भी होता है। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर नहीं बदलता है, क्या बदल रहा है, सिर्फ डीएनए कंटेंट, जो 2C से 4C हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। तो आफ्टर एस फेज भी क्रोमोसोम कैसे रहेंगे? ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चंस, और अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो ये सेशन आप अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, और ये क्वेश्चन से आपके बहुत सारे स्मॉल कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।